पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बात बिहार की ही करेंगे, लेकिन पहले देश दुनिया की बात कर ले, जहां बिहार का डंका बज रहा है। बिहार वाले डंका बजा रहे हैं। देख ही रहे कि पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और बता रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें कार्रवाई क्यों करनी पड़ी। और अच्छी बात यह है कि इस प्रतिनिधिमंडल में दो का नेतृत्व तो बिहार वाले ही कर रहे हैं, रविशंकर प्रसाद और संजय कुमार झा। बाकी जो कमिटियां हैं उसमें सांभवी हैं, समस्तीपुर की सांसद है, राजीव प्रताप रूडी हैं, सारण के सांसद हैं और प्रेम गुप्ता भी हैं जो आरजेडी के राज्यसभा के सांसद हैं। तो देखिए, एक बात तो हमें यह समझ में आई कि दुनिया को बताना बहुत जरूरी था कि हमने पाकिस्तान को क्यों तहस नहस किया और पाकिस्तान किस तरीके से आतंकी गतिविधियों को भारत में अंजाम दे रहा था और हमारी कार्रवाई के मायने क्या है, और यदि पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो हम क्या कर सकते हैं। हम झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमें यह बात भी समझ में आई कि मंत्री बनना तो बड़ा आसान है, कोई भी बन सकता है, चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो न हो। लेकिन जब दुनिया को संदेशा देना हो तो किस श्रेणी के सांसद चुने जाते हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या होती है। संजय झा की क्या पृष्ठभूमि है जानते हैं, जेएनयू से पढ़े लिखे, कितने साफ सुथरे बोलने वाले और देश दुनिया को समझने वाले। रविशंकर प्रसाद कहना ही नहीं, सांभवी ने भी अपनी प्रतिभा दिखी। शशि थरूर की कमेटी में अमेरिका को बताना है, डोनाल्ड ट्रंप के देश को बताना है। तो सबसे युवा सांसद बिहार की, और हमने देखा शशि थरूर के बाद दूसरे नंबर पर सांभवी का ही नाम था। पटना में नोटेडम से पढ़ी, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी। तो बिहारी प्रतिभा, राजीव प्रताप रूडी, कहना क्या है, सब कुछ जानते हैं। तो बिहार का डंका बज रहा है, अच्छी बात है, सुकून मिल रहा है। और उन सांसदों को सीख भी लेना चाहिए कि देखो भाई, सांसद बनना ही बहुत कुछ नहीं है। नाम तो तब होगा जब दुनिया के लोग जानेंगे कि बिहार का कोई सांसद ऐसा भी है जो दुनिया को संदेश देने गया है। खैर चलिए, इसके इतर अब चलते हैं बिहार की असली राजनीति पर। बिहार की असली राजनीति सिमटी हुई है मुकेश सहनी के इर्द गिर्द। मुकेश सहनी ने कल भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया। पहले कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी, नाम तो नहीं लिया गया था कि मुकेश सहनी आने वाले हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने कहा कि देखिए, सहनी समाज जो है लोडर नहीं है, लीडर है। अब बीजेपी के भीतर और एनडीए के भीतर छटपटाहट यह है कि हमने इतने प्रयोग कर लिए, इतने प्रयोग जारी हैं, राजभूषण चौधरी निषाद, हरी सहनी, फिर भी मुकेश सहनी की गांठ तलाश नहीं पा रहे। और यदि मुकेश सहनी महागठबंधन की ओर रह जाते हैं, जिस बात की उम्मीद अब लग रही है, तो इसका नुकसान क्या होगा, महागठबंधन किस तरीके से मजबूत होगा, एनडीए को कितना हरास होगा, यह बात समझने की है। और फिर देखिए, आगे हम बिहार की चर्चा जब करेंगे तो यह पता है कि 2020 में जेडीयू से कोई मुस्लिम विधायक नहीं बना था। अब नीतीश कुमार बगैर मुसलमान बिहार मंत्रिमंडल का गठन कैसे करते। तो अकेले जमा खान जीते थे बसपा से, उन्हें लाया गया, उन्हें मंत्री बनाया गया, आज भी है। तो देखिए, फिरोज अहमद उर्फ खुर्शीद खान, फिरोज अहमद खुर्शीद खान भी कहते हैं, सिकटा के हैं। तो उन्होंने कल कह दिया कि अब तो हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। क्या वक्त बिल के बाद जो स्थिति परिस्थिति बनी है, जदयू से कोई मुसलमान नहीं लड़ना चाह रहा है, यह बड़ी बात है। इस पर भी सोचा जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा था कि किस तरीके की भगदड़ मची थी, मास्टर मुजाहिर आलम भी भाग गए थे और किस तरीके का आक्रोश पनपा था। फिर बिहार बदलाव यात्रा पर प्रशांत किशोर निकले ही हुए हैं और प्रशांत किशोर जहां जा रहे हैं वहां असर भी दिख रहा है। जेपी के स्मारक में बिजली कटी हुई थी, बिजली जुड़ गई, प्रशांत किशोर ने धन्यवाद भी बोला। वहां पानी वाटर लॉगिंग भी था, वह भी ठीक हो गया। तो प्रशांत किशोर को जाना चाहिए, कोई नहीं जा रहा है तो वे ही जाए और वे ही विपक्ष की भूमिका निभाए, बिहार का कुछ तो बेहतर हो। तो खैर चलिए, सांसदों के शिष्टमंडल से आगे सांसदों के शिष्टमंडल पर भी थोड़ी बात कर ले और फिर मुकेश सहनी की बात करें। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये
सांसदों का जो डेलीगेशन गया है उसमें हम लोगों के जी लिए तो एक तो ध्यान देने की बात ये थी जिसकी तरफ आपने ध्यानाकर्षण कराया कि बिहार के लोग हैं, उसमें दो सात में से दो डेलीगेशन लीड कर रहे हैं बिहार के लोग। और जी उसमें भी अगर आप बीजेपी को भी देखिए तो बीजेपी का सिर्फ एक ही नेता हम मानते हैं, ऐसे दो डेलीगेशन के अध्यक्ष है बीजेपी के, एक डेलीगेशन जी वैजयंत जय पांडा लीड कर रहे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल बीजेपी वाले नहीं है, वो तो बीजू जनता दल के एमपी होते थे, बीजू जनता दल के बिल्कुल नेता थे, वहां से आए थे। तो बीजेपी का जी टेक्निकली एक ही व्यक्ति जो बीजेपी के संस्कारों में दीक्षित है वो रविशंकर प्रसाद है, जो एक डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। बीजेपी के दो में से एक जी डेलीगेशन को बिल्कुल लीड कर रहे हैं, हम्म एक बीजेडी से आए वैजयंत जय पांडा कर रहे हैं। फिर एक डेलीगेशन को संजय झा लीड कर रहे हैं जो अलायंस पार्टनर है। एक डेलीगेशन और लीड कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, वो भी अलायंस पार्टनर है। और जी सुप्रिया सुले एक डेलीगेशन को लीड कर रही हैं, वो भी भविष्य की अलायंस पार्टनर है, क्योंकि शरद पवार और सुप्रिया हम्म सुले जिस तरह से खुल करके सरकार का समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी को जवाब दे रहे हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि छुटपुट युद्ध हुआ था, तो छुटपुट युद्ध जो हम्म उन्होंने कहा इस पूरे सैन्य कार्रवाई को, तो सुप्रिया सुले ने जवाब दिया, कहा कि कोई लड़ाई छोटी बड़ी नहीं होती है जब आतंकवाद की बात आती है। बिल्कुल तो वो भी जी एक सहयोगी, संभावित सहयोगी ही है, तो वहां मान ले हम लोग। हम्म तो ये जो जी सहयोगियों को स्थान मिला है, ये बीजेपी की एक अलग राजनीति है। ये एनडीए की पॉलिटिक्स हम्म इससे कितनी मजबूत होगी कि छोटे सहयोगी भी, जिसके 6-7 एमपी हैं वो भी लीड कर रहा है, 12 एमपी वाला भी लीड कर रहा है। तो बीजेपी ने अपने सहयोगियों को महत्व दिया है। बिहार चुनाव के लिहाज से इसको भी एक समझने की बात होगी। जब बिहार से रविशंकर प्रसाद एक डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, तो दूसरा डेलीगेशन संजय झा मतलब जेडीयू को नहीं भी दे सकते थे। आप जेडीयू को दे रहे हैं बिल्कुल तो बीजेपी से आप अपना भी दूसरे जगह का नेता भेज सकते थे, उत्तर प्रदेश का नेता या कहीं का भी। बीजेपी हम्म की ये पॉलिटिक्स है कि दो पांच सात में से दो डेलीगेशन बिहार का आदमी लीड कर रहा है, और एक सहयोगी पार्टी को भी उसने स्थान दिया है। अपने तीसरी सहयोगी पार्टी है जो लोक जनशक्ति पार्टी, उसकी भी शांभवी चौधरी हैं, उनको यंग लीडर हैं, उनको भी स्थान दिया है। और अमेरिका वाले जी डेलीगेशन में जो शशि थरूर जिस डेलीगेशन को लेकर के जा रहे हैं, तो ये बिहार के नेताओं को महत्व देना, बिहार के तरफ ध्यान दिलाना। चुनाव का साल है तो जनरली इस तरह से प्रतीकात्मक चीजें भी की जाती हैं, लेकिन बिहार के जी मामले में ये प्रतीकात्मक नहीं है, क्योंकि बिहार से जितने हम्म भी लोग चुने गए हैं उनका एक एक्सपोजर है, उनका एक आउटलुक है, उनकी एक समझदारी है, उनका एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से उनको चुना गया है। वो विदेश मामलों पर बात बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए चुना गया है। तो ये बीजेपी की पॉलिटिक्स का ही हिस्सा, एक एक्सटेंडेड पॉलिटिक्स का हिस्सा माने, क्योंकि जब ये सब लोग लौट के आएंगे और प्रदेश में घूमने जाएंगे तो बताएंगे ना कि भी हम गए थे, कहने बिहार का की बेटी या बिहार का बेटा भेजा गया था जाकर के दुनिया को बताने के लिए। तो ये सारी जी राजनीति उस हिसाब से आगे बढ़ेगी। जैसे हर जगह कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री ने इसी मधुबनी की धरती से अनाउंस किया था कि हम आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाएंगे, उन्होंने मिलाया, और फिर जब दुनिया को बताने के लिए हुआ तो बिहार के इतने लोग भेजे गए। ये एक बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिक्स का ही पार्ट है, लेकिन बिहार के लोगों को इस पर गर्व करना चाहिए। नहीं इतना ही नहीं, देखिए हम तो यह देख रहे हैं कि जेडीयू के बारे में जो हम और आप दोनों मानते हैं कि वह सोशल मीडिया पर, डिजिटल हाँ, स्पेस पर बहुत कंजूस रहती है या समझदारी नहीं है, लेकिन संजय झा इसकी बारीकियों को समझते हैं। संजय झा जैसे ही दूसरे देश में पहुंचे हैं, वह हर घंटे बता रहे हैं बिहार के लोगों को फेसबुक के माध्यम से, हैंडल एक्स के माध्यम से, कि हम दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं। और बिहार का नेता, बिहार का जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, वह दुनिया को कैसे बता रहा है कि हमने पाकिस्तान को उसकी औकात बताई है। बिल्कुल। तो ये वहां से बता के आने के बाद अब बिहार की जनता को भी ये बातें बताई जाएंगी, तो ये चीजें तो अपील बिल्कुल करेंगी। ये तो राजनीति में हर चीज का इस्तेमाल होता है, तो ये एक अच्छी बात है जो हम्म बिहार के लोगों को इतना महत्व मिला। अब जो रियल हम्म, पॉलिटिक्स हम लोग जो मुकेश सहनी की आपने बात शुरू की, हम लोग मुकेश सहनी पर कई बार पहले भी बात कर चुके हैं, और ये एक बिल्कुल सहमति है हम लोगों की, आपकी, हमारी, और ऐसे दूसरे लोग भी जो राजनीति समझते हैं कि हम्म जो न्यूमेरो उनो होता है ना, कास्ट की पॉलिटिक्स में वो जो सबसे पहले आया होता है उसी को नेता मानते हैं। जी बाद में चाहे आप जितने खड़ा कर लीजिए, जितना जिसको आप मंत्री बना लीजिए। भाई यादव हम्म पॉलिटिक्स में, बिहार की यादव पॉलिटिक्स में बीजेपी ने कम प्रयास थोड़े किए, लेकिन चूंकि यहाँ लालू हम्म यादव नेता है तो लालू यादव नेता है। तो उस तरह बिल्कुल के प्रयोग उसी तरह से जो निषाद समाज की, मछुआरा समाज की जो राजनीति है, इंडिपेंडेंटली हम्म उसकी एक पॉलिटिक्स हो, ये बिहार में किया था। मुकेश सहनी ने शुरू किया, सन ऑफ मल्लाह जी को बिल्कुल घोषित किया, और उन्होंने अराजनीतिक पहले बिना राजनीति में गए हुए उन्होंने शुरू किया, फिर वो राजनीति में गए। और यही काम आपने, जी हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में प्रवीण निषाद और संजय निषाद कर रहे हैं, तो बाकी जितने भी नेता हैं वो उनके बाद होंगे। बिहार में हम्म जितने भी नेता आएंगे वो इनके बाद ही होंगे, मुकेश सहनी के। अनलेस कि अगर अभी आज हम लोगों के समय में जयनारायण निषाद होते, कैप्टन जयनारायण निषाद, जिन्होंने एक पॉलिटिक्स की थी, तो अब वो है नहीं।
बिल्कुल। मुकेश सहनी को स्पेस मिला हुआ, तो नेता तो वही है। बाकी छोटे मोटे जी। नेता सब पार्टियां खड़ी करेंगी, एमएलए एमपी सबके हो जाएंगे, लेकिन नेता मछुआरा समाज के मुकेश सहनी है। और इसी वजह से उनकी उपयोगिता सबके लिए है, बड़ी उपयोगिता इंडिया ब्लॉक के लिए भी है और एनडीए के लिए भी है। तो उस हर जी। आदमी उनके ऊपर डोरे डाल रहा है, इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़े नेता है समाज के। तीसरी बात क्या है कि इतने 10-11 साल की राजनीति में उन्होंने बारीकी समझ ली है, राजनीति की अपना महत्व समझ लिया है उन्होंने, और बार्गेन कैसे करते हैं ये सीख गए हैं। हो सकता है कि मुंबई में जी, उन्होंने बिल्कुल। सीखा, और मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में भी ये गुण बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो आपको लोग निकल जाएंगे अगर आप वहां बार्गेन करने की आपकी स्थिति नहीं है या आप मजबूत नहीं है। तो वहां से उन्होंने सीखा होगा जरूर, वो गुण वहां से उनको आया होगा। लेकिन बिहार की राजनीति ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया है, जो झटके उनको लगे हैं बिल्कुल। अलग अलग पार्टियों से, बीजेपी से, कभी इधर से कभी उधर से, तो वो बहुत सारी चीजें सीख गए हैं, इसीलिए वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। आज भी उनकी पार्टी कह रही है कि हम 60 सीटों पर लड़ेंगे। आज भी उनकी पार्टी, उन्होंने कहा ना कि मल्लाह जो मछुआरा है वो किसी का वोटर नहीं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुनिए, उन्होंने कहा कि किसी का वोटर नहीं है, जो हमारे हित की बात करेगा, जो हम चाह रहे हैं वो हमको जो देगा, हम लोग उसके साथ जाएंगे। तो बिल्कुल उन्होंने जो आरक्षण की बात फिर कर दी, आरक्षण की बात फिर कर दी, दे दो आरक्षण। हाँ, हम तैयार हैं। वही असली चीज यही है कि बीजेपी आज क्या, वो तो बार बार कह रहे हैं, तो ये होता है ना। आज दलित समाज का जो भी नेता बना, वो कैसे नेता बना? गुजरात में आप दिनेश मेवानी की बात करिए, उत्तर प्रदेश में आप चंद्रशेखर आजाद की बात करिए, उसके पहले मायावती काशीराम की बात करिए, रामविलास पासवान की बिहार में बात करिए, कैसे नेता बनता है? आप डॉक्टर अम्बेडकर कैसे इतने बड़े नेता हुए, आज कैसे इतना बड़ा नाम है उनका? आजादी की उस लड़ाई के समय उन्होंने अपनी एक समानांतर लाइन खींची कि हमको चाहिए, हमको आजादी की लड़ाई तो ठीक है लड़ी जा रही है, हमको ये दलित और वंचित जो है, हमको इनकी आजादी चाहिए। तो उसी तरह से एक जो तमाम राजनीति अपनी जगह है, मुकेश सहनी ने एक बड़ी लाइन खींच दी कि हमको हमारे समाज का हित सबसे ऊपर है, जो हमारे समाज का हित करेगा हम उसके साथ चलने को तैयार है। और हित किसमें है? उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में या जिस तरह से दिल्ली में मछुआरा समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया, एसटी कैटेगरी में जो आरक्षण मिला हुआ है, उस तरह का आप आरक्षण हमको दीजिए और हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। अब ये एकदम दोधारी तलवार है, ये कोई भी पार्टी इसका जोखिम नहीं ले सकती है। आप दलित आरक्षण में अगर एक ओबीसी की एक मजबूत डोमिनेंट कास्ट को ले आकर के एससी में शामिल करते हैं, तो एससी की तरफ से क्या रिएक्शन होगा ये आप सोचिए। आप करिए, जैसी लड़ाई राजस्थान में होती है, जब वो आकर के जब गुर्जर कहते हैं कि हमको एससी में शामिल करो, तो किस तरह एसटी में शामिल करो, तो कैसे मीना सड़क पर उतरते हैं, मीना ट्रेन रोकते हैं और आंदोलन करते हैं, सड़क जाम करते हैं, जो तमाम मीना सड़क पर उतर आते हैं गुर्जर को एसटी में शामिल करने के विरोध में। तो अगर कोई आदमी इस समय कहने आए कि मल्लाह को एससी में शामिल करते हैं और फिर एससी सड़क पर उतर जाए कि नहीं कैसे शामिल करेंगे, हमारा आरक्षण आप दूसरे को कैसे देंगे, तो ये एक ऐसी सांप छुछुंदर वाली स्थिति है कि कोई पार्टी खुल के नहीं कहना चाह रही है। और लेकिन तो हमें तो लगता है कि राहुल गांधी भी नहीं कह पाएंगे, जो कह रहे हैं कि हम 50% की आर्टिफिशियल दीवार है उसे तोड़ देंगे, वह भी यह हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो फिर एक दूसरा फॉर्मूला दे सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि जो पिछड़ा समाज है जिसको अभी तक 27% आरक्षण मिला हुआ है, हम उसका 10% आरक्षण बढ़ाते हैं, उसका 37% करते हैं, और उसमें हम 5% या 6% एडिशनल मतलब आरक्षण के भीतर आरक्षण का प्रावधान करते हैं मल्लाह के लिए। तो ये हो सकता है, किस तरह का रास्ता निकल सकता है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण करते हैं, आरक्षण बढ़ाते हैं, और उस आरक्षण बढ़ा करके बढ़ा हुआ जो आरक्षण है वो हम इनको देते हैं। तो ये बात कही जा सकती है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक रास्ता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी कह सकती है, पता नहीं ये बात मुकेश सहनी को कबूल होगी या नहीं होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा ही हुआ है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, हम जाति जनगणना कराएंगे, और बीजेपी आकर के, मान लीजिए ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ज्ञानेश्वर जी, कि बीजेपी आकर के कहे कि भाई बिहार में यादव बड़े सक्षम हो गए हैं, बहुत मजबूत हो गए हैं, तो हम उनका आरक्षण काटते हैं और उनका आरक्षण हम मल्लाह को दे देंगे, आरक्षण के भीतर आरक्षण हम करके और मल्लाह को दे देंगे। और पता नहीं ये बात कितनी अच्छी लगेगी और इस बात पर कुछ आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे मुकेश सहनी, लेकिन ऐसा हो जाए तो महायुद्ध हो जाएगा, महायुद्ध हो जाएगा। हाँ, वो हो जाएगा, महायुद्ध छिड़ जाएगा। और बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बीजेपी तो मान रही है बिहार और उत्तर प्रदेश में उसको यादव का वोट नहीं मिल रहा है, उसको हरियाणा में यादव का वोट मिला है, बल्क में मिला एकदम, जो जितनी आबादी है हमको लगता है उसका 90% से ज्यादा वोट मिला, तो यादव का उत्तर प्रदेश में मिला, दिल्ली में भी मिला, और भी जगह मिल जाएगा, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश को लेकर के बीजेपी को पता है कि नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं हम दूसरे को साथ में जोड़े उनकी कीमत पर। तो अगर ये दाव बीजेपी चलती है, बीजेपी आरक्षण बढ़ाने की बात नहीं करेगी, लेकिन यादव समाज का आरक्षण घटा करके और हम अति पिछड़ा को बढ़ा देंगे और उसमें मल्लाह को बढ़ा देंगे, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इस तरह ये हाइपोथेटिकल है,
लेकिन राहुल गांधी भी यही कहेंगे, राहुल गांधी भी ये नहीं कह सकते हैं कि हम मल्लाह को जो 10% आबादी बताते हैं मुकेश सहनी, उसको निकाल करके हम एससी में डाल दे रहे हैं। और एससी का आरक्षण फिर तो एससी में बड़ी घमासान छिड़ जाएगा ना, एससी के लोग सड़क पर उतर जाएंगे, जिनको साधने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। तो पता चला कि आप वो रोजा छुड़ाने गए और नमाज गले पड़ गई आपके, आप गए दलित साधने जा रहे हैं और मल्लाह साधने के चक्कर में दलित छूट जाए। अभी देखा ना ताती ततबा को जब निकाला गया दलितों की सूची से, तो कितना जश्न मनाया दलितों ने, कह रहे थे कि वे हकमारी कर रहे हैं, और अब ताती ततबा युद्ध लड़ रहे हैं कि आपने मुझे निकाला क्यों, मुझे तो वही स्थान पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी ये शांति काल में, या जब चुनाव नहीं हो नॉर्मल, उसमें आप कभी कर सकते हैं ये बात, और उसको फिर जस्टिफाई कर सकते हैं। चुनाव के समय में ये बहुत फ्लेयर अप हो जाएगा, जनता जागृत रहती है, सब आदमी सड़क पर उतर जाएगा। तो ये स्थिति अभी थोड़ी मुश्किल लग रही है कि ये कोई आदमी उनको वादा करेगा। तेजस्वी यादव भी कैसे करेंगे, राहुल गांधी भी कैसे करेंगे। लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है। उन्होंने जिस तरह से बीजेपी को अटैक किया है कि उसके लोग मिलना चाहते हैं हमसे और मेरे पीछे पीछे आ गए, जहाज में सीट बुक करा ली हमारी, तो हाँ यह भी कहा, बिल्कुल बिल्कुल कहा कि हमारे अगल बगल की सीट बुक करा ली, फिर हमको लगा कि बीजेपी वाला बैठेगा तो हम अपनी सीट बदल लिए। तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं। अब इसकी दो व्याख्या है। एक तो उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज किया और अपना भाव बढ़ाया, अपनी कीमत बढ़ाई कि हमारी कि बीजेपी के लोग हमको हमारे पीछे पड़े हुए फॉलो कर रहे हैं। आरजेडी को एक दूसरा मैसेज हुआ कि भाई आप देख लीजिए, हमारे पास तो उधर से भी लगातार ऑफर आ रहे हैं। तो आरजेडी पर भी उन्होंने दबाव बढ़ा दिया। बीजेपी के साथ देखिए, हम लोग क्या वो हिंदी फिल्मों का गाना है कि ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसको आप सबसे पहले ना कहते हैं, जिससे सबसे ज्यादा दूर भागते हैं, उसी के साथ जाते हैं। वो ये भी बात इन्होंने, जब कोई नेता ना कहे राजनीति में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ना है, वो हाँ भी हो सकता है जी। वो अच्छी बार्गेनिंग, अच्छी डील के लिए, हाँ बिल्कुल, हाँ वो अच्छी बार्गेनिंग, अच्छी डील के लिए वो आपका एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है। तो अभी इसका मतलब ये है कि अब बीजेपी पता नहीं, राजनीति में तो कोई आदमी अगर तिल मिला करके जवाब देगा तो नुकसान हो जाएगा। बीजेपी को सावधानी पूर्वक इस बात को समझना चाहिए। अगर बीजेपी ये मान रही है कि उसको मुकेश सहनी की जरूरत है या अति पिछड़े चेहरे की जरूरत है, राजभूषण चौधरी निषाद वो उस मकसद को नहीं पूरा कर पा रहे हैं जिस मकसद से उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया है, तो बीजेपी को दिक्कत नहीं होगी बात करने में मुकेश सहनी से। और मुकेश सहनी से बात करेगी तो हम पहले भी कह चुके हैं, हम लोग बातचीत में करते हैं हमेशा, कि केंद्र की सरकार के पास सिर्फ विधानसभा की सीटें नहीं होती, उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं देने के लिए। उसके पास राज्यसभा की सीट होती है, उसके पास केंद्र में उसको कहीं से भी राज्यसभा सीट देने की स्थिति होती है, केंद्र में मंत्री पद देने का मामला होता है। तो अच्छा, दूसरी बात क्या कही मुकेश सहनी ने कि मछुआरा आयोग बनाने की बात कही है बीजेपी ने, और काफी सारे लोग जो है मछुआरा आयोग का सदस्य बनने के लिए घूम रहे हैं ताकि एक बीजेपी की रैली हो जाए। तो अब ये भी बात है, ये बातें भी लोग नहीं जानते अगर मुकेश सहनी नहीं कहते तो, कि कोई मछुआरा आयोग, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो मछुआरा आयोग का सदस्य और अध्यक्ष बनने के लिए बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है, वो लोग तो बना भी सकते हैं ना मछुआरा आयोग, और बना के किसी को दे भी सकते हैं, आप ही के लोगों को दे देंगे। तो उनके पास देने के लिए बहुत चीजें हैं, और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के पास देने के लिए सीटों से ज्यादा कुछ नहीं। तो सीटों, हाँ तो देखिए, सीटों की बात जब कर रहे हैं आप, तो अब देखिए तेजस्वी यादव के पास भी वक्त बहुत नहीं बचा है, और कृष्णा अलावरू के पास भी वक्त बहुत नहीं बचा है कि मुकेश सहनी को आपको रखना है तो कितनी सीटें देनी है, कौन कौन सी सीटें देनी है, क्योंकि मुकेश सहनी ने उम्मीदवारों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर ली है, और उसी हिसाब से वे बिहार का भ्रमण भी कर रहे हैं। देखिए, वो बिहार के भ्रमण करने वाले नेताओं में जो सबसे अधिक भ्रमण करने वाले नेता है, उनमें शामिल हो चुके हैं। तो यह समझौता भी और यह डील भी जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, आपने हमको वीडियो भेजा, हमने देखा, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो उनका हाव भाव है, जो कॉन्फिडेंस है उनका, और हमने कहा बार्गेनिंग करने की जो तरीका वो सीख गए हैं। उन्होंने आरजेडी पर भी बराबर दबाव बनाया है, बीजेपी पर भी बराबर दबाव बनाया है। पहला दबाव कि आरक्षण की घोषणा करिए, और आरक्षण की घोषणा नहीं कर सकते हैं तो नंबर ऑफ सीट्स पर बात करिए, क्वालिटी ऑफ सीट्स पर बात करिए, उस सीट से इतर दूसरी चीजों पर बात करिए। ये तमाम चीजें अभी ओपन है, सारी चीजें उनकी ओपन है। बिल्कुल। तो अभी वो दिख रहे हैं, उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज किया। बीजेपी के लोग कुछ अपमानित भी महसूस करेंगे कि भाई ये पोल खोलने की क्या जरूरत थी कि हमसे जो है रात में मिलने की कोशिश करते हैं लोग, और हवाई जहाज तक हमारे पीछे पीछे चले आए थे। ये बात कही उन्होंने, तो वो एक प्रतिक्रिया में कही। उन्होंने पता नहीं
उनके शब्द किस तरह के थे दिलीप जायसवाल के, लेकिन कहा कि झोला उठाने वाला हमारा समाज नहीं है। दिलीप जायसवाल के कहने का मकसद ये हो सकता है कि कुछ पिछलग्गू नेता जो किसी पार्टी के साथ चल रहे हैं उनके लिए, लेकिन इन्होंने उसको पूरे समाज से जोड़ दिया, पूरे समाज से जोड़ दिया ना। जैसे यही तो राजनीति में असली ट्रिक होता है, जो प्रियंका गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी के लिए कि वो बहुत नीची राजनीति करते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने इसको नीची जातियों से जोड़ दिया कि वो कह रहे हैं कि नीची जाति की राजनीति करते हैं, हम नीची जाति के हैं। तो नेता तो इसी तरह से जोड़ देता है ना किसी बात को किसी चीज से, और अधिकतम समाज के लोगों को आंदोलित उद्वेलित कर देता है उसे। ये किया है मुकेश सहनी ने। तो मुकेश सहनी की राजनीति, अभी आपने ठीक कहा कि बाकी सारी चीजें सबकी सेटल हो गई है। अब हमको लगता है कि जेडीयू में और बीजेपी में जो झगड़ा चिराग पासवान को लेकर के था वो भी काफी हद तक सेटल हो गया है। अब असली विवाद जो है इंडिया ब्लॉक में हो गया है, यहाँ चीजें सेटल करनी है। और तेजस्वी यादव पता नहीं क्यों अवॉइड कर रहे हैं। हम उस दिन भी कह रहे थे क्षमता और संसाधन में भी मुकेश सहनी अपने को कमतर नहीं साबित होने देना चाहते हैं। आप याद कीजिए प्रशांत किशोर की जिस वैनिटी बैन को लेकर चर्चा हुई, इतनी लग्जरी ये और वो, उससे बड़ी वैनिटी बैन और उससे बड़ा रथ लेकर जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए बताई गई थी, मुकेश सहनी लेकर आए थे जब वो बिहार की यात्रा पर निकले थे। हाँ, उन्होंने बिहार की यात्रा की, और बिहार की यात्रा उन्होंने हेलीकॉप्टर से की है। बिहार के कितने नेता हैं ऐसी पार्टी जिसका आज की तारीख में कोई एमएलए नहीं है। पिछली बार उनके 4 एमएलए जीते थे, जिसमें से एक का निधन हो गया, मुसाफिर पासवान का। वो हम लोग को पता है उस सीट पर बाई इलेक्शन कैसे हुआ, और बाकी 3 चले गए बीजेपी के साथ। वो लगातार हेलीकॉप्टर से यात्रा करते रहे। तो उस पॉइंट पर आप नहीं उनको बार्गेन कर सकते हैं। उस पॉइंट पर ये कोई नहीं कह सकता है कि हम आप अलायंस कर लीजिए, हम आपको इतना पैसा दे दें। खाली पैसे का मामला नहीं होगा, बहुत जगह पैसे से अलायंस होता है। सीटें कुछ कम कर लीजिए, वो नहीं हो सकता है। उनके ऊपर इसका प्रेशर नहीं होगा। उन्होंने एक क्या है कि अपनी आइडेंटिटी बना ली है, और उस आइडेंटिटी को कैश करने का ये सबसे महत्वपूर्ण मौका। अगर इस बार नहीं हुआ तो आगे पता नहीं 5 साल के बाद, 5 साल तो आप राजनीति में 5 साल का समय तो इटर्निटी होता है, अनंत काल होता है, उसमें बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो इस बार उनको करना है, अधिकतम फायदा भी उठाना है, अधिकतम बार्गेनिंग करके सीटें लेनी है, और सीटें भी इस तरह से लेनी है कि आप अधिकतम जीत सकें, ताकि आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। बहुत समय तक समाज कितने समय तक ढोएगा अगर आपके पास आप सफल नहीं हो रहे हैं तो वो सफल होना उनके लिए जरूरी है। तो इसलिए वो दोनों तरफ के रास्ते उन्होंने खोल करके रखे हुए हैं। दोनों तरफ वो मैसेज दे रहे हैं और अपने हित की बात कर रहे हैं, अपने समाज के हित की बात कर रहे हैं कि हमारे समाज के लिए जो कहेगा हम उसके साथ चल देंगे। बीजेपी को ये कहा है उन्होंने, तो ज्यादा मैसेज ये तेजस्वी यादव के लिए है कि आप अधिकतम सीटें हमको क्या दे सकते हैं और कौन कौन सी सीटें होंगी वो फाइनल करिए। अभी लोकसभा के समय एक बात हम लोगों ने कही थी कि ज्ञानेश्वर जी उनको ध्यान है ये बात कि जीतते हुए पक्ष का चुनाव करना आना चाहिए आपको। यह राजनीति का पहला सूत्र होता है, जीतते हुए पक्ष का चुनाव करना आना चाहिए। तो उनको सोचना है कि उन्होंने जो पक्ष चुना है वो सही है, जीतने वाला पक्ष है, इतिहास बना सकते हैं वहां जाकर के, या जीतने वाला पक्ष कोई और है जिसको इन मौके पर उसको चुन लिया जाएगा। ये अभी ओपन है, उनकी सारी चीजें अभी बहुत खुली हुई हैं। चलिए, तो देखिए उन बातें खुली हुई हैं। अब चलते हैं प्रशांत किशोर की ओर, जो बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। जेपी के स्मारक की जहां बिजली कटी हुई थी 4 लाख रुपयों के कारण, जब प्रशांत किशोर पहुंचे, दुनिया को बताया, तो वहां बिजली जुड़ गई, वाटर लॉगिंग भी खत्म हो गया। तो प्रशांत किशोर अपनी छाप छोड़ रहे हैं और इधर उनके पार्टी की एक्टिविटी भी बढ़ी है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कल फिर से एक बड़ी बात कर दी कि क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात स्पष्ट है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए हमने 10-10 मुख्यमंत्री बनाए। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए यह आंदोलन नहीं कर रहा हूं और राजनीतिक पार्टी की स्थापना जनसुराज की नहीं की है। मेरा उद्देश्य बिहार का बदलाव है। यदि मुझे मुख्यमंत्री बनना होता तो मैं कोई और भी रास्ता निकाल सकता था। तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है प्रशांत किशोर को। यह कौन सा नया स्टैंड है, और पहले भी कहते रहे हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, जब वो उनकी कांग्रेस पार्टी से बात चल रही थी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 2.25-3 साल पहले, और कांग्रेस पार्टी को प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो दिल्ली में जो उनके सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, जो सबसे क्लोज मित्र हैं, जिनके साथ वो बिहार की राजनीति काफी समय तक की है दिल्ली में, जहां उनका दोनों एक दूसरे के साथ बहुत नजदीकी से जुड़े हुए, उन सज्जन के पास हम बैठे थे। हमने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी से उनको क्या, कांग्रेस अगर राष्ट्रीय स्तर पर उनको पूरा संगठन नहीं सौंप रही थी तो बिहार का संगठन ले लेते कांग्रेस का, और कांग्रेस को बिहार में पुनर्जीवित करते। उसके पास अभी एक वोट आधार है, बड़ा नाम है उसका, और वहां बिहार के मुख्यमंत्री बनते, वहां से फिर बाद में प्रधानमंत्री बनने का अगर उनका सपना होता तो उसके लिए भी वहां से चलते, बिहार से भी रास्ता देते। हम लोग भी गर्व करते हैं भाई, आज तक तो हम लोग इंतजार ही नहीं कर रहे हैं कि कोई बिहार का प्रधानमंत्री नहीं हुआ, बिहार का कोई गृह मंत्री भी नहीं होता है, तो हम लोग बनते हो।
तो उनका कहना था कि आपको क्या लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनने की थोड़े राजनीति कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़े ये सब चीजें कर रहे हैं। तो ये बात हम अच्छा। आज से बता रहे हैं, जब उन्होंने अपनी पदयात्रा भी नहीं शुरू की थी, जब उन्होंने जनसुराज नाम का किसी तरह का कोई वो नहीं था, जब कांग्रेस से बात कर रहे थे। तो इसका मतलब उनके दिमाग में कभी ये नहीं था कि हमको बिहार में जाकर के कोई राजनीति करके मुख्यमंत्री बन जाना है। मुख्यमंत्री बनने का उनका नहीं था, वो कभी, हम ये 3 साल पहले की बात बता रहे हैं। लेकिन इस घोषणा बार बार करना, और अभी चुनाव के समय में, जब चुनाव इतना नजदीक है और उनकी पार्टी जो है ट्रैक्शन ले रही है, ट्रैक्शन अगर टेक्निकल उसमें कहें तो उनकी पार्टी को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है, उनकी पार्टी ध्यान आकर्षित कर रही है आम लोगों का, तो ऐसे समय में ये बात करना, इसका एक बड़ा राजनीतिक मकसद है। देखिए, वो ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि बिहार में आपको पता है कि सवर्णों के प्रति जो धारणा है वो बहुत ही मतलब अच्छी नहीं है। कोई भले सवर्ण अपने दबे कुचले हों, वहां कोई ऐसा नहीं है कि सवर्ण बड़ी दबंगई कर रहे हैं और पिछड़ों को और दलितों को आतंकित करके रखा है या बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। आप दिल्ली में आकर के देखिए, बेंगलोर में जाकर के देखिए, सब गार्ड की नौकरी और कर रहे हैं और ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, वहां से निकल करके फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, शौचालय में पैसा वसूल रहे हैं, शौचालय में पैसा वसूल रहे हैं, 12 घंटे की नौकरी करते हैं, गार्ड की रात में 10,000 रुपए मिलते हैं। भले पंडित जी हो, भूमिहार हो या राजपूत हो या कायस्थ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कायस्थ तो खैर अपना दूसरा रास्ता भी निकाल लेते हैं, लेकिन ये लोग यही काम कर रहे हैं। तो फिर भी इसके बावजूद ये धारणा है कि नहीं, सवर्ण से एक दूरी, एक तरह की एलर्जी, एक तरह से दूरी है। ये बात प्रशांत किशोर समझ गए होंगे, इतने साल, 2.5 साल पदयात्रा भी की और चारों तरफ राजनीति को समझा। तो ये क्लियर करना जरूरी है कि उनकी पार्टी कोई फॉरवर्ड मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करने जा रही है, या अगर उनको बहुमत मिलता है तो फॉरवर्ड मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं, न खुद बनने जा रहे हैं, न किसी को बनाने जा रहे हैं। ये बात तो पहला तो ये भय खत्म करना एक बड़े तबके में, जिसमें दलित भी हैं, महादलित हैं, पिछड़े हैं, अत्यंत पिछड़े हैं, उनमें से ये भय निकालना कि कोई फॉरवर्ड मुख्यमंत्री होगा। आप देखिए, जैसे आरक्षण की समीक्षा की बात की गई थी, अगला पिछड़ा का चुनाव 2015 में हो गया था और बीजेपी चुनाव हार गई, जबकि उस समय ऐसा नहीं था कि बीजेपी कोई अगला मुख्यमंत्री बनाती। तो अगला पिछड़ा का चुनाव बन जाए, ये प्रशांत किशोर नहीं चाहते हैं। अगला और दलित का चुनाव बन जाए, ये नहीं चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये स्पष्टता ले दी है। वो आगे भी ये बात कहते रहेंगे कि हमको नहीं बनना है, हमको नहीं बनना है से हम लोगों को ये समझना चाहिए कि किसी सवर्ण को हम मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। अब इसका सवर्ण मतदाताओं की मानसिकता पर क्या असर होगा, ये अलग अध्ययन करने की बात होगी। हालांकि उनके लिए तो फिर भी एक ही पार्टी है जिसका नेता, जिसका सर्वोच्च नेता फॉरवर्ड है, बाकी तो कोई है नहीं, दूसरी कोई पार्टी तो बची नहीं जिसमें है इस तरह की स्थिति। सही बात, बिल्कुल। अगर सीपीआई एमएल को छोड़ दे तो उसकी मानसिकता तो फिर भी प्रशांत किशोर के साथ रहने की हो सकती है, लेकिन जो आशंका होती है, जो भय होता है अगड़ों को लेकर के, वो भय दूर कर रहे हैं। ये अपना सामाजिक आधार बढ़ाने की उनकी कोशिश है। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं, उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। प्रशासन के लोग भी सुन रहे हैं, सरकार के लोग सुन रहे हैं, राजनीतिक दलों के लोग सुन रहे हैं और आम आदमी भी सुन रहा है। जो लोग बिहार के बाहर हैं, जो लोग देश के बाहर हैं, हर आदमी की नजर प्रशांत किशोर के ऊपर है। मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं, लेकिन कोई छूने की हिम्मत नहीं कर रहा है। और हिम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि पता है कि इसके बाद क्या होगा। पता, कई लोगों ने हमको कहा कि वो ऐसे एसडीएम को कह रहे थे। हमने कहा कि तो क्या गलत कह रहे थे उसमें। एक तो वो बात जो कह रहे थे कि एसडीएम ने धमकी दी पहले उनके आदमी को, कार्यकर्ता को, कि प्रशांत किशोर को चले जाएंगे, तुमको तो यहीं रहना है, तो उसको वहीं रहना है, तो आप क्या करिएगा, वहीं रहना है तो उसको क्या करिएगा, आप उसको कमर में रस्सा लगा के घसीटते हुए ले जाके जेल में डाल देंगे, उसका क्या करिएगा, वहीं रहना है, चोर है, बदमाश है। बिल्कुल। तो एक तो ये प्रतिक्रिया थी उनकी, और दूसरे क्या, बिहार में लोग पसंद करते हैं कि उनका नेता थोड़ा दबंग हो। तो ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भाई आप दब्बू हैं, डर गए, आपको प्रशासन ने डरा दिया, या आपको उन्होंने पहले कोर्ट के साथ जो किया कि हम जमानत नहीं लेंगे, तो बिना जमानत दिए, बिना जमानत किए क्या वो शर्तें माने उनकी जमानत हुई? डीएम के सामने कहा तो क्या कर लिया, रोक लिया थोड़े किसी ने प्रशांत किशोर को। तो ये एक तरह की जो दबंगता है, ये भी बिहार की जनता को पसंद होता है। भाई लालू यादव की ये दबंगई लोगों को बरसों तक पसंद रही ना, लोग पसंद करते रहे। या तो आप उसके लालू यादव, आनंद मोहन, पप्पू यादव, देखिए ये तो पढ़े लिखे वाले दबंग है, जिनको संविधान की जानकारी है, जिनको आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस सब पता है। भाई वैसे दबंग लोग, चाहे आप अनंत सिंह की बात कर लीजिए, सुनील पांडे की बात कर लीजिए, सतीश पांडे की बात कर लीजिए, लेकिन जब जमाना बदला है तो लोग पढ़े लिखे दबंग चाहते हैं, और पढ़े लिखे लोगों वाले दबंग में प्रशांत किशोर सबसे ऊपर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बता करके आपको अपने और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बता करके और किसी से लड़ने को, ये तो गांधी का रास्ता था ना। यही तो ये दबंगई गांधी की है कि आप हमको डरा नहीं सकते हैं। उन्होंने एसडीएम ने उनको सजा दे दी, उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे जिला, आपको सजा देनी है, आप कानून के हिसाब से काम करिए, लेकिन हम चंपारण नहीं छोड़ेंगे। यही तो कहा एसडीएम ने कि आप चंपारण छोड़िए, उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे।
जब नील का आंदोलन करने गए थे 1916-17 में, जब वो पहुंचे थे, तो क्या उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कानून के हिसाब से सजा दीजिए और हम यहाँ बैठे हैं सजा भुगतने के लिए। तो ये जो दबंगई है, ये गांधी की दबंगई है। तो ये प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ये बात लोगों को पसंद आएगी। ये लोग, इस बात से लोगों को ये बात बुरी नहीं लगती। उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने चाहे जुडिशियरी के साथ जिस तरह से डील करना हो या ब्यूरोक्रेसी के साथ डील करना हो, पुलिस के साथ डील करना हो, वो डील कर रहे हैं। दबंगता के साथ राजनीति कर रहे हैं, तो दब के नहीं करेंगे, कमजोर होकर के नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने मैसेज दे दिया वहां से। हाँ, मैसेज दे दिया। चलिए आगे बात करते हैं कि जेडीयू में जो मुस्लिम चेहरे हैं, जैसे आपने देखा कि हमने चर्चा की कि सिकटा में फिरोज अहमद, खुर्शीद अहमद जी ने भी कहते हैं, उन्होंने कह दिया, देखिए अभी जेडीयू ने तो उम्मीदवारों के नाम तय किए नहीं है, यह भी तय नहीं हुआ कि कौन सी सीट किसके पास होगी, लेकिन उन्होंने पहले ही दामन छुड़ा लिया और जनसभा का आयोजन करके कह दिया हम निर्दलीय ही लड़ेंगे। क्या जेडीयू के टिकट पर किसी मुसलमान को चुनाव लड़ने में डर लग रहा है? यह इस बात का हट है? जी जी, देखिए, जो वक्फ बिल के बाद जिस तरह के चैलेंजेज हुए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी के सामने, वैसा चैलेंज दूसरी किसी पार्टी के सामने नहीं आया। बीजेपी की लाइन घोषित है, बीजेपी की लाइन और बीजेपी के जो पुराने सहयोगी हैं उनकी भी लाइन घोषित है। जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू, ये दो, टीडीपी, ये दोनों ऐसी पॉलिटिक्स करते थे जिसमें मुस्लिम के लिए भी अपने पास स्पेस रखते थे लोग, अपनी जगह रखते थे लोग। अभी इन दोनों से बड़ी उम्मीदें थी मुस्लिम समाज को कि ये लोग विरोध करेंगे वक्फ का। इन लोगों ने विरोध नहीं किया वक्फ कानून का, वो बिल पास हो गया। तो सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि बिहार में ही सबसे पहले आंदोलन हुआ था उसके विरोध में, और वहां आंदोलन हुआ था हैदराबाद। तो ये आंदोलन टीडीपी और जेडीयू को लेकर के था। तो एक तो दूरी उससे बनी है, दूसरी जो ये राष्ट्रवाद का उफान आया है बीजेपी का, इस उफान में ये जो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसमें भी एक पोलराइजेशन, मतलब सांप्रदायिक आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर एक पोलराइजेशन होने की संभावना दिख रही है। तीसरी बात यह है कि ये भी आशंका है कि बीजेपी जिस तरह से मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, कहीं ऐसा ना हो कि इस आंधी में जेडीयू भी उसी लाइन पर चले, मुसलमान को टिकट नहीं दे या चुनिंदा टिकट दे, बहुत कम टिकट करते दे, तो अपनी पोजिशनिंग करे। ये भी आशंका है। तो अभी हमने सिकटा का की खबर पढ़ी, ये भी आशंका है कि सीट कहीं दूसरे को चली जाए, कोई अलायंस में सीट की अदला बदली हो जाए, ये भी आशंका है। लेकिन मूल आशंका मुसलमानों को ये है कि अब नीतीश कुमार वो नहीं है जो पिछले साल तक थे। 2024 के लोकसभा चुनाव तक भी जो नीतीश कुमार थे, वो अगले एक साल में काफी बदल गए। उस समय भी नीतीश कुमार ने हारने के लिए किशनगंज की सीट ली थी, और किशनगंज की सीट ली थी, वो चुनाव हारे थे, और मुसलमानों का वहां वोट भी मिला था उनको। 4 लाख के करीब जो वोट आया, तो उसमें कुछ ना कुछ मुस्लिम वोट होगा, हालांकि कम ही होगा, लेकिन वो वोट था, और वो वोट इसलिए था कि जेडीयू का कैंडिडेट था। तो वो अब नहीं रहे नीतीश कुमार। उस समय से के बाद एक मैसेज ये मुस्लिम समाज में गया है कि अब नीतीश कुमार अपने बेस्ट ऑफ द माइंड में नहीं है, और वो डिसीजन नहीं कर रहे हैं, और उनके बिहाफ में जो लोग डिसीजन कर रहे हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत नजदीक है। तो वहां से चुनाव लड़ना या वहां उस पार्टी की राजनीति करना नुकसानदेह हो सकता है। तो ये मुसलमान के मन में है, और अगर ऐसा होता है, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान का वोट बटना थोड़ा मुश्किल होगा। इस बार वो वोट एक तरह से पूरी शिद्दत के साथ वो इंडिया ब्लॉक के साथ जाकर के जुड़ेगा। इस बार किसी के लिए भी, ओवैसी के लिए भी मुश्किल है, प्रशांत किशोर के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। इस बार वोट बटना थोड़ा मुश्किल है, वक्फ की वजह से, अभी जो पोलराइजेशन के दूसरी घटनाएं हुई हैं उनकी वजह से, और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की आशंका की वजह से। ये इन तमाम बातों से मुस्लिम वोट इस बार नहीं पटेगा, इसलिए मुसलमान जो भी नेता है वो अपनी पोजीशनिंग अलग तरीके से कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए, बिहार की सियासत के हर रंग को आज हमने आपको समझाने की कोशिश की है, और रोज चर्चा हम करते ही रहते हैं। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।